हेलो स्टूडेंट, माय नेम है शुभानी जैन एंड आई एम हियर टू डिस्कस द नीट पेपर। जो अभी नीट का पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 151 से जो जूलॉजी के क्वेश्चंस हैं मेनली हम वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर पेपर पे मैं कमेंट करूँ तो द पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी और इसमें जो क्वेश्चन है सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 151। सो 151 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए इस तरह के, स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एंड ऑल। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहाँ पे गिवन है। प्रोटीन इमेजिन्ड एज अ लाइन, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट अमीनो एसिड और यहाँ पे सी टर्मिनल दिया है, वेयर एज राइट एंड रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट एन टर्मिनल। सो यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया है। सो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? फॉल्स। वेयर एज स्टेटमेंट 2 में दिया है अडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 इसमें अल्फा यूनिट होती है, 2 बीटा यूनिट होती है। तो द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वाला फॉल्स है। उस हिसाब से द थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन 151। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 152, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन। तो कौन से फाइलम में हमें नहीं मिलती है? तो सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, इन तीनों में मिलती है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं मिलती है। सो एज इट इज़ एनसीईआरटी में ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है, तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड ही आए क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें करेक्ट है? तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं हम। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव। यहाँ पर नॉन प्राइमेट मैमल्स में बोला है तो उनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, तो जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके अलावा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला सही था। थर्ड वाला है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, तो ये भी ऑप्शन सही है, एज इट इज एनसीईआरटी के पॉइंट सही है। सो ए सी डी ऑप्शन सही है, वेयर एज बी वाला गलत है। सो ऑप्शन नंबर आंसर 3 जाएगा इसका। नेक्स्ट है AR वाला क्वेश्चन, नेफ्रॉन से रिलेटेड दिया है, एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रामेड्यूलरी बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो जो नेफ्रॉन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जक्स्ट्रामेड्यूलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो ये बात बिल्कुल सही है। सो स्टेट असर्शन इज करेक्ट। Whereas रीजन में दिया जक्स्ट्रामेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप। तो जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, अगर जक्स्ट्रामेड्यूलरी वाला है तो उसका जो हेनलेज लूप होता है वो लॉन्ग होता है एंड इट इज गोइंग रनिंग डीप इनटू द मेड्यूला। तो यहाँ पे शॉर्ट लूप बोला है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सो इसका सेकेंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग काइंड, आई के ऊपर दिया हुआ है। न्यूरल वाले चैप्टर में जो आई वाला पार्ट है सेंस ऑर्गन में, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है फोविया, आइरस, ब्लाइंड स्पॉट और स्क्लेरा। तो ये अलग अलग कंपोनेंट क्या है उससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसका आंसर जो जा रहा है फोर्थ जा रहा है। तो लेट्स सी, फोविया जो है ग्रेटेस्ट, यहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विजन काफ़ी अच्छा होता है, ग्रेटेस्ट होता है एक्यूरेसी इसकी। सो थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा फोविया का। बी आइरस, बी का दे रखा है 1। सो विजिबल पार्ट ऑफकोर्स जो आइरस है, अलग अलग जो बाहर से ही अलग अलग रिंग दिखती है आई में, ग्रे कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। सो आइरस इज दैट कलर्ड पार्ट, तो ये सही बात है, विजिबल होता है ये। सी का 4 दैट इज ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है तो इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोला जाता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑप्टिक नर्व बाहर जाएगी, रॉड्स ऑन कोन्स नहीं होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑफकोर्स इमेज वगैरह आपको दिखेगा ही नहीं अगर रॉड्स कोन्स नहीं है, तो इसलिए ब्लाइंड स्पॉट बोला गया है। और स्क्लेरा जो है एक्सटर्नल लेयर होती है, एक्सटर्नल आउटर मोस्ट, दैट इज स्क्लेरा। उसके बाद कोरोइड और उसके बाद रेटिना, तो बाहर की जो स्क्लेरा होती है, तो बिल्कुल सही बात है ये। सो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 156, जिसमें पूछा है नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका ER आ जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वेयर एज बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। तो A, C और E ये इंक्लूड नहीं होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, तो वही पूछा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीजेस विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम।
तो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, पाम में थोड़ी बहुत क्रीजेस देखने को मिलेगी, टंग में फरो देखने को मिलेगा, हेड का शेप थोड़ा एबनॉर्मल सा होगा, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारे फीचर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, तो उसी में से कुछ दिए हैं यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स इसका आंसर चला जाएगा सीधा सीधा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग PQ-QRS कॉम्प्लेक्स टी वेव। तो ये ECG बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करती है ये वेव्स। सो P वेव जो है ओवरऑल इसका आंसर जा रहा है 4, तो हम एक बार मैच करके देख लेते हैं। P वेव जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल ऑफ आर्टरिया, तो बिल्कुल सही बात है। बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, तो बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स का जो बिगिनिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स पूरा कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सो सी का हो जाएगा QRS का रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सो सी का सॉरी 4th हो जाएगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, या आप सिस्टोल भी बोल सकते हो, डिपोलराइजेशन भी बोल सकते हो, और रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव। तो ओवरऑल ए का 3rd आ जाएगा, P वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एज बी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, एंड रेस्पेक्टिवली सी वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है QRS वाला, दैट इज डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और लास्ट में जब रिलैक्सेशन होगा उसको रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोल रहे हैं। सो डी का 2, तो ओवरऑल इसका आंसर चला जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि क्योरेबल होती है। तो इनमें जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, दैट इज हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनाइटल हर्पीज, ये क्योरेबल नहीं होता है। सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पूछा है क्योरेबल वाला कौन सा है, एज इट इज NCERT में मेंशन है ये। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 160 में अगेन मैच द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं क्वेश्चन, जरा से में आपसे गलती हो सकती है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये पॉइंट है मैच द फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आपको करना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल यहाँ पे अगर इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा हाई हो जाता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर अलग अलग सेल्स पूछे और उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस दिए हैं, क्या क्या रिलीज करते हैं वो। सो ऑप्शन 2nd जा रहा है इसका, दैट इज पेप्टिक सेल्स जो है ए का 3 प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल HCl या इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हेपेटिक सेल लिवर में जो होंगे वो बाइल जूस सिक्रीट करेंगे, तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बैठेगा इसमें दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अगेन AR वाला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आए हैं AR मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले, इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सो एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, तो सही बात है, एंडोमेट्रियम जो है इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होती है। रीजन दिया है एब्सेंस अगर फर्टिलाइजेशन की होगी तो कॉर्पस ल्यूट्रियम जो है डिजेनरेट करता है और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई है तो एंडोमेट्रियम की भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, जो वो थिक हो जाती है उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सो आर इज ऑल्सो करेक्ट, बट इतना अच्छे से ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ए और आर ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर, तो YAC, PBR322 और BAC तीनों ही वैक्टर की तरह यूज में लिए जा सकते हैं, वेयर एज प्रोब जो है ऐसा नहीं करता, वैक्टर की तरह यूज में नहीं आएगा। सो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3rd जाएगा, नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर पूछा है। ये भी नॉट जहाँ पे लिखा हो वो भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना होता है रीडिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग, सो यहाँ पर पूछा है कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं रिस्पेक्टिव उनके वैक्यूल्स या उनके अलग अलग कंपोनेंट दिए हैं जिनको मैच करना है, तो इसका ऑप्शन जा रहा है मैच द फॉलोइंग में 2nd। तो हम देख लेते हैं टेने जो हैं इसमें क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स, बिल्कुल सही बात है। बी का 2 पैरामीशियम में क्या देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो बिल्कुल देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनमें प्रोटेस्टा के मेंबर है पैरामीशियम। उसके बाद सी का 4 पेरीप्लैटिना, तो इनमें यूरिकोस ग्लैंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फेरेटिमा दैट इज अर्थफॉर्म, तो उनमें नेफ्रीडिया होते हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। सो 2nd ऑप्शन ओवरऑल इसका जाएगा मैच द फॉलोइंग में अगर हम देखें तो।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 164 जिसमें पूछा है स्टेटमेंट्स दिए हैं लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद डेंस इरेगुलर टिश्यू नहीं होते हैं। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों ही ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन चला जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन फॉर साइटोस्केलेटन, तो जो साइटोस्केलेटन का एज इट इज फंक्शन एनसीईआरटी में दिया है दैट इज मोटिलिटी। सो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो मोटिलिटी इसका प्रॉपर आंसर होगा। सो ये इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सेकंड। नेक्स्ट है 166, यहाँ पर जीन्स दिए हैं एंड रिस्पेक्टिव कौन सा एंजाइम वो बना रहे हैं वो पूछा है। सो इसका मैच द फॉलोइंग करके देखें तो फर्स्ट जाएगा दैट इज जो जीन ए है ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा, वेयर एज जीन वाई जो है परमेज बनाएगा, जीन आई जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है एंड जीन जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। सो ओवरऑल लैक ओपेरॉन से ये क्वेश्चन था एंड इसका जो परफेक्ट आंसर बैठता है दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट है इकोलॉजी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो बिल्कुल सही बात है और पूछा भी क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बायोमैग्निफिकेशन यही होता है, इंक्रीज हो जाता है टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखता है हमें। सो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सिंबल रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग रिप्रेजेंट करता है। सो पहला ही ऑप्शन ऐसा है। सो फर्स्ट आंसर चला जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट है undigested and unabsorbed substance enter the cecum, their backflow is prevented by, तो सीकम से बैकफ्लो को कौन प्रिवेंट करता है, तो ऑफकोर्स इलियोसिकल वॉल्व ये काम करता है। सो थोड़ा सा हिंट तो इसके नाम से भी पता चल रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया भी है। इलियोसिकल वॉल्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी टेक्निक हम यूज़ नहीं कर सकते अर्ली डायग्नोसिस के लिए, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए स्पेशली ये 3 चीज़ें बताई है। पीसीआर यूज़ में लिया जा सकता है, अलाइजा लिया जा सकता है एंड आरडीटी यूज़ में लिया जा सकता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे जो नहीं यूज़ में लिया जा सकता है दैट इज सीरम एंड यूरिन। सो पूछा है डज नॉट सर्व द पर्पस, तो पहला ऑप्शन इसका चला जाएगा। नेक्स्ट है 171 स्टेटमेंट वाला, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम, इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व करके रखता है, वेयर एज हाई टेम्परेचर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो चेंज आपको डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। तो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम तो डीनेचर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेयर एज सेकेंड देखते हैं हम, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अगर जो सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्लोजली रिजेंबल करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ आपको फीचर देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। दोनों में कंपटीशन होता है एंड इस तरह का जो इनहिबिशन होता है दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है ऐसा इनहिबिशन। सो हाँ, एज इट इज एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पर अगेन पहला ऑप्शन जा रहा है। सो ए का 2 कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, वर्टिब्रे में, तो ठीक है। ए का 2, बी का 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में देखने को मिलता है, सही बात है। फाइब्रस जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्कल में, एंड सैडल जॉइंट आपको देखने को मिलता है कार्पल एंड मेटाकार्पल जो थंब होता है उसमें देखने को मिलता है। सो ओवरऑल इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173, तो इसमें अगेन फिर से स्टेटमेंट है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, तो बिल्कुल सही बात है ये। एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो एज इट इज दोनों ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी के, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सीधा सीधा चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है 174, ब्लड कॉर्पसल्स HIV जिनमें रेप्लिकेशन करता है एंड अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, तो TH सेल्स हेल्पर T सेल्स में ऐसा होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है
अगेन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको ड्रग्स दिए हैं जो क्या क्या इफेक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, उस हिसाब से आपको मैच करने हैं। तो इसका जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज फोर्थ, ए का 2 जो हेरोइन है दैट इज यूज टू स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। अगर हेरोइन कंज्यूम करा जाता है तो इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, तो ये चीज़ सही है। बी का 1 मरुआना जो है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो बिल्कुल सही बात है। कोकेन जो है डोपामीन के साथ इंटरफेयर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। एंड जो मॉर्फिन है इट कुड बी यूज्ड एज पेन किलर, तो उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन चला जाएगा दैट इज फोर्थ। एंड 170 फिफ्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे 176। सो ये है क्वेश्चन नंबर 176। इसमें पूछा है अबाउट वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी ओवरऑल लंग की क्या होती है, तो इसका आंसर सीधा सीधा डायरेक्टली हमारा चला जाएगा IRV, ERV और TV। इसी में हम अगर रेसिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दें तो वो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। सो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछा है तो एज इट इज NCERT में गिवन है IRV, ERV और TV तीनों मिलाकर क्या बनता है टोटल वाइटल कैपेसिटी। सो दिस इज इसका जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 177। इसमें आपको सेलेक्ट करना है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब एज इट इज NCERT का क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट नंबर्ड स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फिलिंजर। सो ये तीनों ही क्या बनाते हैं, ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में। सो एज इट इज डायग्राम के साथ पूरा NCERT में मेंशन है कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। सो दीज 3 आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, इस बार काफ़ी ज़्यादा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए थे। सो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। CCK, GIP, ANF एंड ADH, इनको हमें मैच करना है रिस्पेक्टिव कहाँ से ये कहाँ पर एक्ट करते हैं या कहाँ इनका मेन फंक्शनिंग होता है, उसके बेसिस पे या किस पार्ट से ये रिलेटेड होते हैं। सो इसका आंसर जा रहा है 4। तो हम देख लेते हैं CCK इट इज़ रिलेटेड टू पेनक्रियाज, उनको स्टिमुलेट करता है। B का 3 GIP जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। C का 2 दैट इज ANF, तो यह हार्ट से रिलेटेड है। एंड ADH किडनी से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। ये कंट्रोल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको एक पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसका आंसर जाएगा फोर्थ। एज इट इज सीधे सीधे NCERT की चीज़ें आई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट AR वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला, जिसमें एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स इससे एमनियोसेंटोसिस से रिलेटेड है। सो द असर्शन गिवन इज एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो एमनियोसेंटोसिस है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लिया जाए तो वो एक अच्छा यूज़ होगा। वेयर एज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो ये बैन करा गया है। और नेक्स्ट है बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, तो ये बिल्कुल सही बात है। एमनियोसेंटोसिस को बैन करने की वजह से जो फीमेल फिटिसाइड्स के केस हैं वो डिक्रीज हुए हैं। सो एमनियोसेंटोसिस इलीगली पहले यूज़ करा जाता था टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द बेबी। सो जैसे इस पे बैन करा गया तो इन एक्टिविटीज़ में डिक्रीज आपको रिड्यूस्ड एक्टिविटीज़ देखने को मिली। सो इसका चला जाएगा थर्ड ऑप्शन, A इज़ फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है एंड R इज़ ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें अगेन 2 स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है या नहीं ये हमें बताना है। सो RNA म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है। और वायरस इज हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, तो बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक्स की यूनिट में से ये आया है। सो दोनों ही NCERT की लाइन है, दोनों ही सही है। सो ओवरऑल इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सो बिल्कुल सही है दोनों ही स्टेटमेंट। DNA के कंपैरिजन में ये बताए गए हैं स्टेटमेंट NCERT में। DNA कंपैरेटिवली म्यूटेशन तो उसमें भी होता है बट RNA से कम होता है। सो उसके रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट्स है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताई है और उनको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैच करना है। सो वासेक्टोमी कौन सा मेथड होता है, सर्जिकल मेथड होता है। सो A का 3, B का 4 कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है।
टू अवॉइड कंसेप्शन, और उसके अलावा सर्वाइकल कैप्स बैरियर मेथड में आ जाएगा, और सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो इसका ऑप्शन चला जाएगा आपका फर्स्ट। सो द करेक्ट आंसर इसमें जो जाएगा, फाइनल आंसर, दैट इज पहला ही ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 एंड 2, दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, करेक्ट है या नहीं ये बताने हैं। सो द स्टेटमेंट 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट। सो ये बिल्कुल सही बात है, थर्मल पावर प्लांट में ये यूज में लिए जाते हैं। वेयर एज सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन थर्मल पावर प्लांट्स रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन ये रिमूव बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सो उस हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 183, इसमें स्टेटमेंट दिए अगेन 1 एंड 2, जिसमें बताया प्रोकैरियोट्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता है और इट इज़ हेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो दिया है वो उल्टा कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Whereas in eukaryotes the negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome। तो ये बिल्कुल सही है। जो डीएनए होता है हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए उन पे कॉइल्ड होता है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, और ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, तो ये बात सही है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। सो यहाँ पर आपके आ जाएगा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184, जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। डिजीजेस दिए हैं, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है उसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहला रिंग वॉर्म दिया है, तो रिंग वॉर्म वाला जो डिजीज है ये कॉज करेगा ट्राइकोफाइटिन, और फिलारियासिस बैंक्रॉफ्टी कॉज करेगा। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंड निमोनिया जो है दैट इज कॉज बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा इस अकॉर्डिंग देखें तो हम ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन 185, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म बताए हैं और उनका किस तरह का इंटरैक्शन होता है वो बताया है। सो लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, तो इनमें किस तरह का आपको देखने को मिलेगा इंटरैक्शन, तो वो होगा कंपटीशन। कुकू वगैरह वाला, कुकू और क्रो वाला ब्रूड पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है। माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। कैटल इग्रेट एंड कैटल वाला एज इट इज सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, कमेंसलिज्म वाला है ये लास्ट। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये मैच द फॉलोइंग एकदम सामने सामने ही करेक्ट है। सो ऑप्शन इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज अबाउट बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स से रिलेटेड आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, तो इसका जो करेक्ट जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बी और सी देख लेते हैं हम ऑप्शन। बेसोफिल सेक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, तो बिल्कुल सही है। एज इट इज जो सर्कुलेटरी वाला चैप्टर है एज इट इज लाइन दी है बेसोफिल्स से रिलेटेड, एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। वेयर एज बाकी स्टेटमेंट की ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ऐसा नहीं होता। किडनी शेप इनमें नहीं होता, ए ग्रैन्युलोसाइट ये नहीं होते, जबकि ग्रैन्युलोसाइट होता है, तो बाकी स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो बी और सी में सही ऑप्शन चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ सेल्स दिए हैं और सेल्स दिए हैं या अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हैं, और उसके रिस्पेक्ट में कौन सा टाइप का टिश्यू वहाँ मिलेगा वो पूछा है। सो इसका ऑप्शन मैच द फॉलोइंग है, तो अपना जो इसमें सही ऑप्शन जा रहा है दैट इज सेकंड। तो हम देख लेते हैं एक बार। मास्ट सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। सो ये सही बात है। बी का 1, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल सिलिएटेड होंगे, ये भी सही बात है। ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही बात है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में देखने को मिलता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं और इसमें जो जा रहा है ऑप्शन सही, दैट इज बी एंड डी। तो हम बी और डी देख लेते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्रोमोसोम जो है सेंटर वाले पार्ट से इस तरह से स्प्लिट हो जाता है, तो सेंट्रोमियर वाली जगह से, सो दैट क्रोमैटिड्स जो हैं, दिस इज फर्स्ट क्रोमैटिड, दिस इज सेकंड, एक साथ प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम में, तो वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है ये। और उसके बाद डी वाला, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआरआर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। तो ये जो प्रोफेज के टाइम डिसअपियर हो जाते हैं वो टीलो फेज में रीअपियर हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। सो बी एंड डी इसमें सही है। पहला गलत है, टेट्रेट फॉर्मेशन लिप्टोटीन में नहीं होता, पैकाइटीन में टर्मिनलाइजेशन नहीं होता, और लास्ट वाला भी गलत है, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर के बीच में होता, ना कि सिस्टर क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स। सो यहाँ पे अगर नॉन सिस्टर होता तो सही होता, सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। सो इसका ओवरऑल आंसर फर्स्ट जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉकरोच में एक्सक्रीशन में कौन से कंपोनेंट यूज में आते हैं, तो इसका ऑप्शन जा रहा है सेकंड, बी सी डी। तो यूरिकोस, ग्लैंड, फैट, बॉडी एकदम सही है। और इनमें से नेफ्रोसाइट्स, ये तीनों ही एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वेयर एज ये दोनों जो हैं ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। सो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, बाकी ऑप्शंस बी सी डी इसका सही जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट पूछे हैं। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो बिल्कुल गलत है, एक्टिव होता है। जी नॉट में भले वो डिवाइड ना कर रहा हो बट एक्टिव होगा मेटाबॉलिकली, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेटमेंट 2, सेंट्रोसोम अंडरगोज ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। तो एनसीईआरटी में एज सच सेंट्रियोल दिया है और 2 सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल इसका आंसर चला जाएगा थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट इज 1 is incorrect and 2 is correct. नेक्स्ट है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं अगेन। सो इसका ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट, बी एंड सी करेक्ट है। देख लेते हैं हम ऑप्शंस। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉर्डेट्स के रेफरेंस में पूछा है, तो ये सही बात है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंगियल गिल स्लिट्स, ये भी सही बात है, एज इट इज एनसीईआरटी में दिया है। वेयर एज बाकी ऑप्शन गलत है। स्यूडो सीलोमेट्स नहीं होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं। डॉर्सल हार्ट इनमें नहीं होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा आपको ये। और ये स्पेसिफिक मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, ये भी नहीं होता ऐसा। सो कॉर्डेट्स के हिसाब से बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, अगेन मैच द फॉलोइंग, इकोलॉजी का यूनिट का है ये क्वेश्चन। इसमें करेक्ट ऑप्शन जा रहा है फोर्थ, तो हम देख लेते हैं ए वाले का। सेकेंड, लॉजिस्टिक वाले में ऑफकोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड। सो ए का 2, बी का 1 सही है। एक्सपेंडिंग वाले में आपको क्या देखने को मिलता है, परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव लार्जेस्ट होंगे और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव कंपैरेटिवली कम होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। पिरामिड काइंड ऑफ शेप इनका बनता है। लोअर वाला जो बेस है प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वो ज़्यादा होंगे नंबर में, तो एक्सपेंड होगा। अगर इन्फेंट्स ज़्यादा हैं तो आगे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो ये स्टेटमेंट सही है। एंड लास्ट है डी का 4, तो द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, तो ये कांस्टेंट स्टेबल रहेगा आगे। तो ऑफकोर्स इसमें यही चीज़ सही ही दे रखी है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले करीबन बराबर है। इसकी वजह से फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस नहीं है, कांस्टेंट देखने को मिलेगा आपको। सो स्टेबल देखने को मिलेगी पॉपुलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, सीक्वेंस आपसे पूछा है कोडिंग स्ट्रैंड का। सो इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA, तो ये mRNA का आपको सीक्वेंस दिया है। अब ये जो mRNA बनता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर बनता है, तो मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो बनाता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो एक्चुअली टेम्पलेट ने बनाया है mRNA, और mRNA का जो सीक्वेंस है वो कोडिंग के स्ट्रैंड के एकदम बराबर होता है। डिफरेंस क्या है, बस U और T का डिफरेंस आएगा। सो बेसिकली ये टेम्पलेट स्ट्रैंड,
ये कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको देखकर बनता है mRNA। तो जो mRNA बनेगा, ये mRNA और कोडिंग स्ट्रैंड में आपको जो सीक्वेंस है देखने को सेम मिलेगा, बस आपको RNA में देखने को मिलेगा यूरासिल, वेयरएज U देखने को मिलेगा, और वेयरएज DNA में T। सो यहाँ पे AUCG लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ATCG, बस U की जगह T आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, ATCG। सो सेम इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है कॉकरोच के हिसाब से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको कौन सा फीचर अलग अलग प्रेजेंट होगा, मेल्स में अलग और फीमेल में अलग डिफरेंस करने में आपको हेल्प करेगा। डायमॉर्फिज्म मतलब आपको काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकली आप देखकर बता सकते हो दैट दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। सो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉकरोच में डिफरेंस क्रिएट करता है, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। सो एनल स्टाइल जो है मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। सो इसका डायरेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है। नेक्स्ट इसमें से स्केलेटल मसल्स के आपको ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट वाले आपको बताने हैं। अब इसमें ओनली करेक्ट ऑप्शन है बी एंड सी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर स्टोर्स कैल्शियम आयन, तो बिल्कुल सही बात है। एंड द सी ऑप्शन इज स्ट्रेटेड अपीयरेंस जो होती है इन स्केलेटल मसल फाइबर में, इट इज ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये भी सही है। बाकी ऑप्शन ये फेसिकल हम नहीं बोलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू को, ये चीज़ गलत है। एम लाइन जो है सार्कोमियर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा बी एंड सी। सो ओवरऑल द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर्स पूछे, तो मैमल्स में ऐसे कौन से यूनिक कैरेक्टर होते हैं, तो मैमल्स के जो बेसिक यूनिक कैरेक्टर है उसमें आ जाएगा बॉडी हेयर्स, पिन्ना का प्रेजेंट होना, एक्सटर्नल ईयर का, और मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। सो इसमें पहला ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें, हेयर्स, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 197, इसमें पूछा है नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, तो इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है इन ऑप्शंस में से। सो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये जाएगा, बिकॉज इसमें बताया हुआ है डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन, तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी कम होगी, ये एडवांटेज हो ही नहीं सकता। सो उस हिसाब से ये जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन भी गलत है, बट ये क्लियरली पूछ रहा है विच इज नॉट द एडवांटेज, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना ये एडवांटेज नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरा गलत है, और ये बोल रहा है कि डिक्रीज हो रही है प्रोडक्टिविटी, तो ये वाला ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द आस्क ऑफ द क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो दैट इज नॉट अ एडवांटेज। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 198, जिसमें पूछा है कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, तो ये कौन से पार्ट्स इनमें इन्वॉल्व होता है, तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ये दो ऐसे पार्ट है जो इन सारे जो आपको दिए हुए हैं फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका सीधा सीधा एज इट इज एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो सीधा सीधा ऑप्शन 4 इसका जाएगा। नेक्स्ट 199, इसमें पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो इसमें बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है, बी सी एंड डी। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, डायूरेसिस इज एक्सेस यूरिन वगैरह का जो रिलीज होता है। सो ADH वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस, तो एकदम सही बात है। उसके अलावा ANF कॉसेज वासोडाइलेशन, तो बिल्कुल सही बात है। ANF जो है रास सिस्टम के एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, तो ये चीज़ सही है। और ADH कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ये भी बात सही है। बाकी ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, एंड दिस वन ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, द फर्स्ट ऑप्शन। सो ओवरऑल B, C, D and R correct, so option number first will be the correct answer in this question. Next है last question, which one of the following are not under the control of thyroid hormone, तो NCERT के हिसाब से जाएगा, क्योंकि NCERT में जो ऑप्शन है उनकी प्रायोरिटी होगी इस क्वेश्चन में। सो इसका ऑप्शन जाएगा C एंड D। इसके नॉट पूछा है कि क्या कंट्रोल नहीं करता थायराइड, तो जो NCERT में लिखे हैं उनको तो हम करेक्ट मानेंगे कि ये कंट्रोल करता है, जैसे कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड आरबीसी फॉर्मेशन, वेयर एज ये दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसमें पूछा है नॉट अंडर द कंट्रोल, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन चला जाएगा सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. So that was the last question. Overall the paper was completely from NCERT. So NCERT पे ज़्यादा focus करना है. That's it for today. Thank you.